हेलो एवरीवन। आज हम आपको बिग पुश थ्योरी जो रॉजस्टिन रोडान ने दी थी वो बताने जा रहे हैं। तो इस थ्योरी में क्या बताया है उन्होंने? सबसे पहले तो ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के लिए बताया गया है। और ये बता रहे हैं कि जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें बहुत सारी बाधाएं होती हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो डेवलप कर जाए, वो आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें एक बड़े धक्के की या प्रबल प्रयास की ज़रूरत होती है, जो हो तो कम लेकिन बहुत भारी मात्रा में हो। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था ग्रो करे, आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें भारी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। इसी को इन्होंने बड़ा धक्का या बिग पुश थ्योरी कही है। इन्होंने कहा है कि विकास प्रोग्राम को थोड़ा भी सफल बनाना है, तो संसाधनों का न्यूनतम स्तर लगाना पड़ेगा, जिससे कि देश की वृद्धि है वो आगे बढ़े और देश आत्मनिर्भर हो। जैसे कि हवाई जहाज को जब धरती से ऊपर की ओर उड़ाया जाता है, तो भूमि पर एक ऐसी क्रांतिक गति होती है जिससे कि विमान को धरती पर ही पार करना पड़ता है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हम धीरे धीरे करते हैं कुछ भी, तो हम अर्थव्यवस्था को सफल नहीं बना सकते, उसे विकास नहीं करवा सकते, क्योंकि पहले ही अर्थव्यवस्था में सब कुछ बहुत धीमी गति से हो रहा है। और अगर हम धीरे धीरे ही निवेश करते हैं, कम कम मात्रा में निवेश करते हैं, तो ये अर्थव्यवस्था जो है वो अल्प विकसित ही रह जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसके लिए एक बड़े धक्के की ज़रूरत होती है, जैसे कि कोई बहुत धीरे-धीरे चल रहा है, धीरे-धीरे चल रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि वो तेज़ दौड़े, तो हमें उसे मतलब पुश करना पड़ेगा, उसे आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि और इसके लिए वो औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर हमें पैमाने की बचतें प्राप्त हो जाती हैं। अब इसकी असम्पशन्स क्या-क्या हैं? देखिए, सबसे पहली है स्थिर अर्थव्यवस्था है ना? जिसकी जड़ता को तोड़ने के लिए, यानी जो वो बैठी हुई है, वो जम गई है, उसको उठाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़े धक्के की ज़रूरत है। और ये जो बड़ा धक्का है, ये भारी निवेश से ही मिलेगा। भारी मात्रा में जब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तभी उससे क्या होगा, हमें बचत प्राप्त होगी। और आधारभूत संरचना के विकास के लिए सरकार ही पूंजी की व्यवस्था कर सकती है। मतलब जो ये बड़े धक्के की बात कर रहे हैं, भारी मात्रा में निवेश की बात करते हैं, तो ये केवल सरकार ही कर सकती है, क्योंकि किसी एक पर्सन के पास तो इतना, या निजी क्षेत्र के पास तो इतना धन हो नहीं सकता। और जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर अविभाज्यता, असंगतता और अपूर्णताएं पाई जाती हैं। और आर्थिक विकास के लिए संतुलित व्यूह रचना की आवश्यकता है, यानी कि बैलेंस्ड ग्रोथ की। और अल्प विकसित देशों में बाह्य मितव्ययताओं का अभाव पाया जाता है, यानी कि जो बाहर से मितव्ययताएं होती हैं वो नहीं मिलती हैं। ये कह रहे हैं कि बड़ा धक्का क्या होता है, कि जो अल्प विकसित देश हैं, यहाँ पर सामाजिक संरचना जो होती है या आर्थिक जो होती है, यहाँ पे इनकी सहायता करने वालों का अभाव रहता है, जिसके लिए जो निजी निवेश होता है वो प्रेरणाहीन रहता है। ज़्यादा मतलब प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है कि हम कहाँ पे निवेश करें, कहाँ हमें तरक्की मिलेगी, कहाँ हमारे उद्योगों का विकास होगा। तो इसी के लिए क्या कहते हैं, बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की आवश्यकता है, जिससे कि उसमें आगे बढ़े वो, और लोग भी उससे प्रेरित होकर उसमें निवेश करें। क्या कह रहे हैं, ये जब औद्योगिकरण किया जाता है, तो पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं, जो भारी मात्रा में निवेश का एक साधन बन जाता है। इन्होंने जो ये बड़े धक्के का सिद्धांत दिया है, वो 3 बातों पर निर्धारित है। सबसे पहला है इनडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड, यानी कि माँग की अविभाज्यता। इसका अर्थ क्या है, कि माँग को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या आवश्यक है, कि सभी उद्योगों में एक साथ निवेश हो। इससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से माँग बढ़ेगी तो रोज़गार बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे लाभ में वृद्धि होगी और पूँजी के निवेश के रूप में निवेश होगा। ठीक है? तो ये हमारा क्या है, एक सर्कल जो है वो चलता रहेगा। अभी एक चक्रीय प्रवाह सा बन जाता है। रोडान ने इसके लिए जूता फैक्ट्री का उदाहरण दिया है। वो क्या कहते हैं, 100 श्रमिक हैं और वो सभी केवल जूता बना रहे हैं। तो जूते की मांग तो स्थिर है, केवल जूते मार्केट में ही मांग होगी। लेकिन यदि 100 श्रमिक 100 अलग-अलग उद्योगों में काम कर रहे हैं या अलग-अलग वस्तुएं बना रहे हैं, तो इनकी 100 वस्तुओं की मांग क्योंकि अलग-अलग मार्केट में रहेगी, तो अपने आप बढ़ेगी। पहले केवल जूते की मांग हो रही थी, लेकिन दूसरी अवस्था में 100 वस्तुओं की मांग एक साथ बढ़ रही है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक हमारा ऐसे ये डंप है, ये ढेर है और यहाँ केवल एक सी ही वस्तुएं हैं।
एक सी वस्तुएं और डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर आ जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर आते हैं, तो वो सब उनमें से कुछ ही लोग तो उन वस्तुओं को खरीदेंगे, सभी की मांग थोड़ी एक सी होगी। लेकिन अगर यहीं पर डिफरेंट डिफरेंट वस्तुएं होंगी तो क्या होगा? कुछ कस्टमर को ये वस्तु पसंद आएगी, कुछ कस्टमर को ये वस्तु पसंद आएगी, कुछ कस्टमर को ये वस्तु पसंद आएगी। तो यानी कि सारी जो हमारी वस्तुएँ हैं वो बिक जाएँगी, क्योंकि सब वस्तुएँ अलग-अलग हैं ना और कई कस्टमर हैं। सभी कस्टमर थोड़ी एक सी वस्तुओं की डिमांड करेंगे, सब लोग अलग-अलग वस्तुओं की डिमांड करेंगे। तो यही कह रहे हैं रोडान कि अगर हम अलग-अलग वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो उससे क्या है हमारी माँग बढ़ेगी। माँग बढ़ने से रोज़गार बढ़ेगा, लाभ बढ़ेगा, पूँजी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा। तो ये चक्र हमारा चलता रहेगा। अब इसी चीज़ को देखिए रोडान ने चित्र के हिसाब से समझाया है। यहाँ पर देखिए प्राइस है, यहाँ पर क्वांटिटी है, ठीक है? ये हमारा पहले बन रहा है देखिए पहले हमारा ये AR1 है, जब केवल जूते का निर्माण हो रहा है, ये MR1 है और ये हमारा AC वक्र है। और ये AC वक्र कहाँ कट कर रहा है? ये रहा C पे, ठीक है? और ये AR कहाँ है? यहाँ है। तो ये जो इतना है, ये हमारा देखिए हानि है, ये हमारी हानि है। ये हानि किस लिए है? क्योंकि देखिए जो हमारा AC कर्व है यानी कॉस्ट कर्व तो ऊपर है, लेकिन जो हमारा रेवेन्यू कर्व है वो नीचे है। तो इस तरह से इतने जो है, ये हमारी हानि है। अब अगर इन्हीं सबको दोबारा मतलब अलग-अलग वस्तुओं का निर्माण होने लगता है, तो देखिए हमारा रेवेन्यू जो है वो AR2 यहाँ हो जाता है और हमारा MR2 इधर रहता है और हमारा AC कर्व देखिए यहाँ पर कट होता है अब C2। तो ये देखिए इतना, इतना जो हिस्सा है ये हमारा प्रॉफ़िट है। क्योंकि देखिए हमारी लागत तो केवल यहाँ तक रह गई, लागत हमारी यहाँ तक है और हमारी रेवेन्यू यहाँ तक है। तो इतना जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रॉफ़िट है। देखिए ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। एक्स एक्सिस पर हमारा उत्पादन है, वाई पर हमारा प्राइस है और ये पहले जूते का उत्पादन हो रहा है। संतुलन बिंदु ये है, हमारा उत्पादन इतना है और हमारी आय इतनी है। ये हम सब आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए ये आगे का है कि जब वो अलग से 100 वस्तुओं का उत्पादन करेगा तो उसकी और आय क्या हो जाएगी, उसका लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है उत्पादन फलन की अविभाज्यता, ठीक है? अगला उत्पादन फलन की अविभाज्यता क्या कहती है कि जब उद्योगों में निवेश किया जाता है तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगते हैं, जिससे लाभ बढ़ता है, जिससे क्या सोशल ओवरहेड कैपिटल बढ़ती है। जल, विद्युत, परिवहन, सड़क इनमें अगर निवेश किया जाता है, तो लाभ का स्तर निरंतर बढ़ता जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें जो बेसिक हैं। तो इससे क्या है अर्थव्यवस्था जो है वो विकास की ओर अग्रसर हो जाती है। उसके बाद है बचत की पूर्ति की अविभाज्यता, यानी कि अर्थव्यवस्था में बचत की पूर्ति बढ़ती है तो निवेश को बढ़ाने में सहायक होती है, आय में वृद्धि होती है। अल्प विकसित देशों में आय वैसे ही कम होती है, तो भारी मात्रा में निवेश करके आय को बढ़ाया जा सकता है और जो बचत होगी उससे फिर से निवेश कर लिया जाएगा। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि अपने विकास सिद्धांत को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि उनका सिद्धांत जो है वो उत्पादन फलन की अविभाज्यताओं, भारी निवेश की अधिक वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। हालांकि आलोचना भी की गई है, लेकिन ये सिद्धांत अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है।